हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में। और मैं हूं प्रदीप गौड़। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जी हाँ, अब तक हमने जान लिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जान ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट देने वाला हूं हार्मोन का, कि वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी उसको बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से कहती है, बट एक फ्लो चार्ट दूंगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एंड लास्ट वन, आपको पता चलेगा यहां पर कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये, जब इस तरह से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि हमको किन किन पॉइंट पर फोकस करना है। क्लियर है, जिससे कि सारे प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर बच्चों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है ना। हमको पता है सर कि जो मेल होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। जो फीमेल होती है उसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है, यानी एग का। तो एग क्या है? फीमेल गैमेट है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, है ना। तो एक्चुअल में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। लेकिन मेरे बच्चों, मैं कहता हूं ब्रेक करिए, बायोलॉजी क्या है? कोडिंग है ना। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, आप देखिए गैमेटो में क्या छुपा हुआ है मेरे बच्चों? गैमिट, है ना। गैमेटो में क्या छुपा हुआ है? गैमिट। एंड जिनेसिस, जिनेसिस कहीं वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। मीन्स व्हाट? गैमिट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब गैमिट कितने टाइप के होते हैं हमको पता है। जो गैमिट होते हैं सर वो 2 टाइप के होते हैं। सर स्पर्म होता है गैमिट, जो कि मेल में होता है, और क्या होता है? ओवा, जो कि किस में होता है? फीमेल में, है ना मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान से समझिए, जो स्पर्म बनता है, एनसीईआरटी खुद कहती है, जो स्पर्म बनता है मेल में, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, ओवा फॉर्मेशन की प्रोसेस को, एग के फॉर्मेशन की प्रोसेस को फीमेल में क्या बोलते हैं? oogenesis। क्लियर है मेरे बच्चों? ये वो प्रोसेस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आइए लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए पहले, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। तो मेल के केस में, है ना, इन द मेल बोला है, तो मेल के केस में मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? टेस्टिस होगा। क्लियर है? एंड द ओवेरीज इन द फीमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया, फीमेल के केस में प्राइमरी ऑर्गन ओवेरीज, है ना। प्रोड्यूस गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवा रिस्पेक्टिवली। मीन्स व्हाट? स्पर्म किस में बनेगा? टेस्टिस में बनेगा, मेल में, और ओवा किस में बनेगा? फीमेल में। कहां पर? ओवेरी में। क्लियर बच्चों? बाय द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला? गैमेटोजेनेसिस। आगे देखिए मेरे बच्चों, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, याद रखिएगा, मेल जर्म सेल कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल की जो जर्म सेल होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया, उसी से स्पर्म बनता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी, जो कब से स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है आपकी। क्लियर है? अब जब स्पर्म बनता है तो कैसे बनता है? टेस्टिस में। चलिए आइए देखते हैं। एक छोटा सा मैं आपको यहां पर देखिए, देखिए यहां पर देखिए, यहां पर स्पर्म बनाए गए हैं। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्पर्मेटोजोआ जिसको बोला गया है, ये छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये जो है एक्चुअल में स्पर्मेटोजोआ को ही क्या बोलते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्लियर है? अब ये स्पर्म बनता कैसे है? ये स्पर्म बनता कैसे है मैं आपको बताता हूं। रुकिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, मैं कुछ, ठीक, यहां पर अपने को मिल जाएगा एक स्पेस। ठीक, हमको पता है टेस्टिस के अंदर क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, जैसे आप देखें, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्लियर है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें 2 तरह की सेल्स देखने को मिलती है। कुछ सेल्स होती हैं जो पिरामिडल शेप होती हैं, ऐसे पिरामिड के जैसे होंगी, है ना। कोई इनका नाम मुझे बता सकता है मेरे बच्चों? बिल्कुल सर, सर इनका नाम होता है सर्टोली सेल। क्या नाम बोला मेरे बच्चों? क्या नाम है? सर्टोली सेल, है ना। सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है सर?
नर्स सेल, है ना, इन्हीं का नाम क्या है, नर्स सेल। ठीक है मेरे बच्चों, और कुछ और जर्मिनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, यहां पर इस तरह से, इनको हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। इनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है। अब यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगी, स्पर्म। कैसे बनाती है उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा। अब जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे डिवीजन करके स्पर्म बनाती है, ठीक है, तो वो जो स्पर्म बनते हैं वो अपना हेड जो होते हैं किसमें पेनिट्रेट कर लेंगे, इसमें इमिटेट कर लेंगे सर्टोली सेल में, और यहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है, बनता कैसे है, ठीक है, एनसीईआरटी खुद उसका फ्लो चार्ट हमें प्रोवाइड करती है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, जैसे यहां पर देखिए, मैंने बताया आपको कि स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होगा मेरे बच्चों, ठीक है। इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, याद रखिएगा, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो डायप्लॉइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बन रहा है, तो ये भी कैसा होगा, डायप्लॉइड। और हमको पता है सर, यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस, और माइटोसिस को रिप्लेसमेंट डिवीजन कहते हैं। ठीक है सर। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है मेरे बच्चों, प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होता है वो मियोसिस डिवीजन करके बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैं इसको 2 डिग्री ऐसे लिख रहा हूं, तो जैसे केमिस्ट्री में लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन, वैसे। तो ये बनाया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस डिवीजन के थ्रू बन रहा है मेरे बच्चों, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू, है ना, मियोसिस फर्स्ट के थ्रू। अब मियोसिस फर्स्ट को ही बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर होगा। क्लियर है। अब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फिर से मियोसिस होगा अब, लेकिन मियोसिस सेकेंड होता है, और जो बॉडी बनती है हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। क्लियर बच्चों। और डिवीजन कौन सा हुआ सर, डिवीजन हुआ मियोसिस सेकेंड। कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेकेंड हो गया। समझ पा रहे हैं। अच्छा, मियोसिस सेकेंड किसके इक्वल होता है मेरे बच्चों, माइटोसिस की ही तरह होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड है, तो स्पर्मेटिड भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर है बच्चों। सुनिए, अब जो स्पर्मेटिड है वो डिफरेंशिएट करके आगे ग्रोथ करके क्या बनाता है बताइए, आगे ग्रोथ करके सर यही बनाता है स्पर्म्स, है ना। क्या बनाएगा मेरे बच्चों, बहुत सारे स्पर्म बना लेता है। देखो ये बनाया स्पर्म, और स्पर्म को ही दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, है ना, स्पर्मेटोजोआ। और ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर मेरे बच्चों। अच्छा, लेकिन मेरे बच्चों याद रखिएगा, स्पर्मेटिड जो है वो जब चेंज हो जाता है किसमें, स्पर्म में या फिर स्पर्मेटोजोआ में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हो जाना, बदल जाना। ठीक है, तो जब स्पर्मेटिड चेंज होकर के स्पर्म बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों। चलिए बहुत अच्छे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था सर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बना है उस प्रोसेस को बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहा है उसे बोला स्पर्मियोजेनेसिस। इस चीज को याद रखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है। अब सुनिए, ये जो स्पर्म बना, ये जो 4 स्पर्म बन गए, ये तुरंत क्या करेंगे, अपना हेड सर्टोली सेल में डालेंगे, अपना हेड सर्टोली सेल में डालेंगे, और यहां से क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। क्लियर है बच्चों। ठीक है। अब सुनिए, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, कुछ हार्मोनिकल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही होती है तो कुछ हार्मोन्स भी काम करते हैं, जैसे FSH, LH भी काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये प्रॉपर समझ में आया। तो यही देखिए फ्लो चार्ट, ये ऑलरेडी आपको यहां पर गिवन है। नीचे की तरफ देखिए, यहां पर देखो मेरे बच्चों, यहां पर देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के, देखिए एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है जो कि डायप्लॉइड है। इसमें मेटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे हैं, डायप्लॉइड हैं। ठीक है, डायप्लॉइड है, इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कैसा है, हैप्लॉइड है। फिर इसमें मियोसिस सेकेंड हुआ, है ना, मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड कैसा होता है, एज लाइक माइटोसिस, तो क्या बन गया, स्पर्मेटिड। ये भी हैप्लॉइड है, और इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब क्या, स्पर्मियोजेनेसिस,
है ना बच्चों। स्पर्मियोजेनेसिस हुई तो क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्पर्म। देखो आप यहाँ पे 4 स्पर्म बन गए, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सर, क्लियर है बच्चों। अच्छा ठीक है, अब डैप्लॉइड हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ सर। डैप्लॉइड का मतलब ये होता है मेरे बच्चों, कहीं पर भी 2 यानी ह्यूमन के लिए वर्ड यूज हो, डैप्लॉइड मतलब उसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर n है तो मतलब उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, ये याद रखिएगा, क्लियर। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा ये तो चीजें समझ में आ गई सर, ये तो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। क्या ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में गिवन है इसी तरह से, बिल्कुल गिवन है मेरे बच्चों। देखिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं जरा, हम क्या कहती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिए आप, क्या बोलती है। द स्पर्मेटोगोनिया, है ना, सिंगल अगर होगा तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, प्रेजेंट ऑन इनर साइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की इनर साइड जो वॉल होती है वो किसकी होगी, स्पर्मेटोगोनिया की होगी। मल्टीप्लाइड बाय माइटोस्टिक डिवीजन, माइटोटिक मतलब माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, एंड इंक्रीज इन नंबर, each spermatogonium is diploid, स्पर्मेटोगोनियम कैसा होगा, diploid and containing 46 क्रोमोसोम, क्लियर है मेरे बच्चों, 46 होगा। some of them spermatogonium called what, primary spermatocyte periodically undergo meiosis, meiosis कौन सा, meiosis फर्स्ट में जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन क्या होगा, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा था, हैप्लॉइड इन नेचर था, क्लियर है बच्चों। आगे देखिए क्या बोलती है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, मतलब क्या, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनेगी उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे बेटा, तो आप बता रहे हैं सर हैप्लॉइड है तो 23 क्रोमोसोम होंगे, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन मतलब मियोटिक मियोसिस, है ना, डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, है ना, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कैसा था, हैप्लॉइड था। एंड व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, भैया क्रोमोसोम होगा 23 क्योंकि हैप्लॉइड इन नेचर है, ठीक है। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होगा, लिख लेंगे आप, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है मेरे बच्चों चेंज हो जाना। याद रखिए जब आप यहां पर पढ़ रहे हैं तो आपके पास पेंसिल और एनसीईआरटी बुक होनी ही चाहिए, क्लियर है, जिससे कि अभी के अभी आप उस चीज को नोट डाउन कर सके, क्लियर है। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस। बोलिए जी सर जी, समझ में आया, है ना। जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में, उसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड, धंस जाता है किसमें बेटा, इन द सर्टोली सेल, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है स्पर्म, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा इसमें तीन चीजें आ गई, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई जिसमें बच्चों को डाउट हो जाता है, मैं बता दूं, सुनिए ध्यान से, क्या क्या कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। सर आप मुझे बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, हाँ? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। नंबर 2 सर मुझे बताइए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है ना, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। एंड नंबर 3 सर स्पर्मिएशन क्या होता है। साथ में एक साथ बता दीजिए हमको, सुनिए मेरे बच्चों, मैं लिखता हूं कि जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है तो उस प्रोसेस को बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, मेटोगोनिया, है ना। स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, चेंज होना, चेंज मतलब क्या, बदल जाना, अपना रूप बदल लेना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, है ना, स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम क्या है, स्पर्म, क्लियर है। जब स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर है। थर्ड वन स्पर्मिएशन क्या है, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कई बार मेरे बच्चों नीट में दे देता है सर्टोली सेल, है ना, सर्टोली सेल। तो दोनों आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही है। और जब स्पर्म बन जाता है तो वो अपना हेड जो है इम्बेडेड क्यों करता है, धसा क्यों लेता है सर्टोली सेल में, क्योंकि सर्टोली सेल ही उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेरे बच्चों, दैट्स व्हाई। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है सर। आप मुझे बताइए कि ये जो बन रहा था, ये जो प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, स्पर्म तो बन गया, हमने यहां पर देख लिया, लेकिन इसमें हार्मोन कौन कौन से काम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी इसके आगे क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है मेरे बच्चों, कि इसके आउटर साइड में, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, ठीक है, सपोज करिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पर भी है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पर है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पर भी है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को कहते हैं मेरे बच्चों इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है लेडिग सेल, लेडिग सेल। ये याद रखिएगा, सुनिए जरा ध्यान से। तो होता क्या है, होता क्या है मेरे बच्चों, कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, और वो जीएनआरएच जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे कहते हैं एफएसएच और एलएच, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। तो एक हार्मोन क्या है, एलएच, दूसरा हार्मोन का नाम है मेरे बच्चों एफएसएच, ठीक है। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर। तो ये जो एलएच होता है ये किस पर काम करता है बताइए, ये किस पर काम करेगा, लीडिंग सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल पर काम करेगा। जैसे इस पर काम करेगा तो ये सेक्रीट करने लगेगा मेरे बच्चों, क्या सेक्रीट करने लगेगा वो भी जान लो आप, ये सेक्रीट करने लगेगा, सेक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का ही दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन, जो किसमें हेल्प करेगा, विच हेल्प इन, किसमें हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्म के फॉर्मेशन में यही हेल्प करने लगता है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मेल की बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब क्या, आवाज का भारी हो जाना, मॉस्ट्रेच और बियर्ड्स आना, ठीक है, और चेस्ट का ब्रॉड हो जाना, ये सारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये एंड्रोजन की वजह से होते हैं। क्लियर। जबकि फीमेल में इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन, है ना। एंड्रोजन का ही दूसरा नाम मेल में क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए। और जो मेल की जो दूसरी डक्ट होती हैं, लाइक एसेसरी डक्ट जो होती हैं, हम बात सेमिनल वास डिफरेंस की, ठीक है, चाहे हम बात करें एपिडिडाइमिस की या फिर हम बात करें वसा इफ्रेंसिया की, रेटिटेस्टिस की, तो इनको मेंटेन करने का भी काम टेस्टोस्टेरॉन करता है। साथ ही साथ जो एफएसएच रिलीज होता है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये किस पर काम करता है, सर्टोली सेल पर। किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर। जैसे ही ये सर्टोली सेल पर काम करता है तो ये क्या करती है जरा समझिए, ये क्या करेगी, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, है ना। डेवलपिंग स्पर्म को क्या करने लगी बेटा, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, तो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगी। एंड सेकेंड थिंग, ये एक और पर्टिकुलर एंजाइम सेक्रेट करती है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब प्रोटीन है तो एंजाइम तो होगा ही। ये क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरोन यहां पर बन रहा है ना, टेस्टोस्टेरोन यहां पर बन रहा है, जिसे कौन बना रहा है मेरे बच्चों, लीडिंग सेल यानी कि इंटरस्टिशियल सेल। तो यहां से इसको खींच करके इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाने का काम कौन करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है, एंड्रोजन को बाइंड करके अंदर खींच लाएगा, तो क्या बनेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म। क्लियर है। अच्छा, और सुनिए, ये क्या सेक्रेट करेगा, इनहिबिन, है ना। इनहिबिन क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देगा, याद रखिएगा, ठीक है, निगेटिव फीडबैक देगा, बोलेगा पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, ये एलएच और एफएसएच दोनों जब ये अपना काम कर चुके होंगे तो इंटरस्टिशियल सेल से जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो वो भी निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को। साथ ही साथ सर्टोली सेल पर जब काम होगा
FSH के थ्रू, तो बनेगा क्या, इनहिबिन। तो ये इनहिबिन भी किसको निगेटिव फीडबैक देगा, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो भैया हमने स्पर्म बना लिया है, जितनी जरूरत थी सब हो गया है, अब ज्यादा से ज्यादा सेक्रेशन मत करो, अब बनाने का मूड नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो ये काम होता है, ठीक है, ये हार्मोन होते हैं, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं, आइए जरा देख लेते हैं, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GnRH, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा, ये कहां से रिलीज होगा, देखिए क्या बोल रहा है, दिस इफ यू रिकॉल, अगर तुम्हें याद हो तो 11th में आपने पढ़ा है, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, यानी कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। क्लियर है? द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। फिर क्या होगा, एंड स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH कहते हैं शॉर्ट में, एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं। तो LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल पर काम करेगा, है ना, L फॉर LH, है ना, L फॉर लीडिंग सेल, तो इस पर काम करेगा। एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरोन का सेक्रीशन करेगा। एंड्रोजन इन टर्न्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन ही किस में हेल्प करने लगेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में। आगे देखो मेरे बच्चों, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल, किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल, एंड स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करेगा, क्या स्टिमुलेट करेगा सर, सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में FSH भी हेल्प करता है, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है। साथ ही साथ सर्टोली सेल पर काम करेगा तो वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, इनहिबिन भी सेक्रेट करेगी, ये सारी चीजें। आई होप सो आपको समझ में आएगा। सर आपने बोला था कि हार्मोन के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा, सर फ्लो चार्ट दीजिए ना, है ना, क्योंकि ऐसे तो ये याद नहीं रहने वाला। चलिए ले लीजिए सर, है ना। सुनिए, तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, हमें पता है यहां पर है हाइपोथैलेमस, है ना, हमारे पास है हाइपोथैलेमस, अच्छा, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और यहां पर है पिट्यूटरी, याद रखना, यहां पर है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, है ना, 2 पार्ट होते हैं सर, एक होता है एंटीरियर, एंटीरियर, और दूसरा होता है क्या, पोस्टीरियर, ठीक है, एक होता है पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है उसी पर काम करता है GnRH। सुनिए, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं GnRH, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH किस पर काम करता है मेरे बच्चों, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है तो ये क्या करता है, रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा मेरे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना। क्या लिख दिया, क्या लिख दिया सर जी, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये रिलीज कर रहा है। जैसे इस पर काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी मेरे बच्चों, उसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, है ना, गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडोट्रोपिन में 2 चीजें आती हैं, याद रखिएगा, 2 हार्मोन आते हैं, एक आता है LH, दूसरा होता है क्या, FSH। क्लियर है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो LH है ये किस पर काम करेगा, ये किस पर काम करेगा मेरे बच्चों बताइए, लीडिंग सेल पर, लीडिंग सेल पर काम करेगा। FSH किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल पर। समझ पा रहे हैं, है ना, ये सर्टोली सेल पर काम करेगा। और इसके बाद आपको पता है जैसे ये लीडिंग सेल पर काम करेगा वैसे ही लीडिंग सेल क्या सेक्रीट करने लगेगी, टेस्टोस्टेरॉन, है ना, टेस्टोस्टेरॉन, जिसका दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन, एंड्रोजन, है ना। सर्टोली सेल क्या करने लगेगी सेक्रीट मेरे बच्चों, इनहिबिन, इनहिबिन, और क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, ABP, न्यूज चैनल का नाम नहीं बता रहा हूं, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है। और क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगेगी, ठीक है। ये सारे काम हो जाते हैं। तो आपका ये फ्लो चार्ट रेडी है मेरे बच्चों, देखिए, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को लर्न कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिवली। क्लियर है, ठीक है सर, ये सारी कहानी तो समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से मैं क्या कहता हूं, ये हमने पढ़ लिया है। अब यहां पर बोल रहा है कि आइए भैया जान लेते हैं
स्पर्म के बारे में कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका मॉडिफिकेशन होता है। एनसीईआरटी बहुत डिटेल में नहीं कहती, लेकिन हमें जानना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके कल को कि हम फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कैसे होता है। क्लियर है? सुनिए, यहां पर देखिए दिया गया है स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं मेरे बच्चों, पहले कुछ चीजें जान लीजिए आप कि स्पर्म में टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला आप देख रहे हैं हेड, ठीक है, दूसरा है नेक, ठीक है, फिर तीसरा है आपका मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस कहाँ से कहाँ तक है सर? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है मिडल पीस। क्लियर है? याद रखिएगा। और फोर्थ वन है मेरे बच्चों टिल। क्लियर है? ये 4 पार्ट होते हैं किसमें? स्पर्म में। अगर आप स्पर्म को देखें तो ये सबसे आउटर साइड में आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहता है पूरी तरह से, और ये माइक्रोस्कोपिक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, आपको पता है हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड और माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला? क्योंकि ये नेकेड आई से नहीं दिख सकता, आपको माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से आपको देखना पड़ेगा। बहुत हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है दैट इज व्हाट? स्पर्म, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर देखिए मेरे बच्चों, अगर आप इसके हेड को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आपको कुछ ऐसा एक पिनेट्रेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये पिनेट्रेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, है ना? व्हाट? इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है मेरे बच्चों, और क्या करता है? हेल्प इन पिनेट्रेशन ऑफ ओवा। पिनेट्रेशन कर रहा है मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन कर रहा है ना? फर्टिलाइजेशन, ओवा के फर्टिलाइजेशन में कौन हेल्प करेगा मेरे बच्चों? बताइए। एक्रोसोम, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि एग को पिनेट्रेट करेगा, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कुछ पर्टिकुलर एंजाइम सेक्रीट करता है, ठीक है। सेक्रीट, जस्ट अ सेकेंड, सेक्रीट एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम सेक्रीट करता है मेरे बच्चों? कोई बता सकता है? 3 एंजाइम होते हैं मेरे बच्चों। वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? सुनिए जरा ध्यान से। वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? यहां पर तो स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, ठीक है। ये 3 एंजाइम जो है मैं थोड़ा सा इधर लेकर आता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा, स्पेस नहीं था मेरे पास, दैट्स वाई से। तीनों एंजाइम के नाम में लिखता हूं। पहला है मेरे बच्चों, पहला है हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज, ठीक है, ये एंजाइम होता है पहला। दूसरा है कोरोना पिनेट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पिनेट्रेटिंग, है ना, पिनेट्रेटिंग एंजाइम। अब ये भयानक जो नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होना है। क्लियर है? आपको बहुत ही जरूरी है समझना। तीसरा होता है एक्रोसिन, है ना, एक्रोसिन, जिसका ही दूसरा नाम है मेरे बच्चों, इसी का दूसरा नाम है जोनालाइसिन, जोनालाइसिन। अब ये इतने भयानक नाम क्यों हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये सारे नाम एक्चुअल में एग से रिलेटेड हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? एग की उन्हीं वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं हायालुरोनिडेज, ये हायालुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है ना। तो ये किसको डिसॉल्व करेगा मेरे बच्चों? बताइए, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, डिसॉल्व हायालुरोनिक एसिड, हायालुरोनिक एसिड। ये कहां होगा? एग में होगा। जब हम एग का स्ट्रक्चर देखेंगे, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, ये किसको डिसॉल्व करेगा? तो आप बोलेंगे सर डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा सेल, कोरोना रेडिएटा सेल, है ना। कोरोना रेडिएटा सेल किसकी है? एग की है, याद रखिएगा। एंड ये जो थर्ड वाला है बच्चों, एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन, जोना पेलोसिडा एक लेयर होती है कि लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो ये किसको डिस्ट्रक्ट करेगा मेरे बच्चों? बताइए। डिसॉल्व जोना पेलोसिडा, जोना पेलोसिडा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया सर? एक्रोसोम के बारे में पढ़ लिया कि सर एक्रोसोम जो होता है वो पेनेट्रेटिंग करता है एग का, साथ ही साथ ये किसका मॉडिफिकेशन है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। ये 3 हार्मोन सेक्रेट करता है, हायालुरोनिडेज, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, एक्रोसिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? जोनालाइसिन। अनदर नेम हमेशा याद रखना, ठीक है।
अच्छा, इसके बीच में एक इलोंगेटेड, याद रखिएगा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। कितना क्रोमोसोम? हैप्लॉइड है मेरे बच्चों, तो 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इसमें, है ना, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर आप देखते हैं नेक, जो नेक रीजन है मेरे बच्चों, यहां पर दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिए, नेक जो होता है इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और उसके पीछे ही जस्ट होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। यहां पर आगे की तरफ क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, और जो पीछे की तरफ नेक में सेंट्रियोल होता है उसका नाम क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। सर ये क्यों बता रहे हैं? बस आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है मेरे बच्चों ना, तो एग के पास कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता, इस चीज को याद रखिए, एग में कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता, और जिसके पास सेंट्रियोल नहीं होगा तो उसमें डिवीजन ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग को, तो इसका नेक भी एंट्री कर जाता है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी उसके अंदर चला जाता है। तो क्या होता है, जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स बाद, वो एक्चुअल में उसमें कौन हेल्प कर रहा है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, विच आर प्रेजेंट इन नेक रीजन ऑफ स्पर्म। क्लियर है? चलिए, आई होप सो समझ। सर डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? ये जो एक्सियल फिलामेंट आप देख रहे हैं, ये डार्क सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो डार्क सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, फिलामेंट, है ना। इसका फॉर्मेशन जो है वो डिस्टल सेंट्रियोल ही करता है मेरे बच्चों। थ्रू आउट द टेल ये फैला हुआ होता है, जो कि मोर्टेलिटी में हेल्प करता है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके नीचे आप देखेंगे मेरे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? फॉर स्विमिंग, यानी मोर्टेलिटी के लिए, जिससे कि स्पर्म बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ सके। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें आपने जानी, और आपको तो पता है लास्ट में टेल होती है, ठीक है, ये चीजें हैं। आइए जरा पढ़ते हैं, देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहती है, जरा देखिए मेरे बच्चों। एनसीईआरटी कहती है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड व्हाट? अ टेल। सिंगल टेल होती है, ठीक है, 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. Nucleus कैसा होगा? haploid होगा, मतलब number of chromosome 23. The anterior portion of which is covered by a cap-like structure called what? Acrosome. Cap-like penetrating point था जिसे हमने बोला था acrosome. Acrosome is filled with enzyme. एंजाइम कौन कौन से? तीनों एंजाइम के नाम बताया मैंने, हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड जोना लाइसिन, जिसे हमने एक्रोसिन भी बोला था। दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, जो कि ओवा के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखो बहुत ही छोटा सा वर्ड बोल दिया एंजाइम, लेकिन एंजाइम का नाम नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा सा आप जानते रहिए। द मिडल पीस पॉजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोर्टेलिटी इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। समझ में आया बच्चों? तो एनर्जी जो मिलती है उसकी हेल्प से स्पर्म मोर्टेलिटी करता है, अंदर की तरफ जाता है, इंसेमिनेट करता है, स्पर्म को फर्टिलाइज कर सकता है उसकी तरफ, ठीक है। अब कुछ चीजें कहती है एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी कहती है, सुनिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए। एनसीईआरटी कहती है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑफ विच ऑफ नॉर्मली फर्टिलिटी, है ना, एटलीस्ट 60%, याद रखिएगा, एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शोस विगरस मोर्टेलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है सुनिए जरा ध्यान से मेरे बच्चों। मैं एक फ्लो चार्ट आपको देता हूं, मैं एक फ्लो चार्ट देता हूं, सुनिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए कि सर सीमेन क्या होता है। सीमेन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर, मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं, पहले लिख देता हूं, है ना। स्पर्म along with सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब एक्चुअल में मैंने बोला स्पर्म जो है उसके साथ क्या होगा? सेमाइनल प्लाज्मा, यानी सेमाइनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सेमेन बोलेंगे। तो सवाल ये है सर सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर सेक्रीशन ऑफ ऑल, है ना, ऑल मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं,
समझ लेना। तो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड जितनी तीनों होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स सेक्रीशन, सेमाइनल प्लाज्मा, और उन सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जब स्पर्म मिल जाता है तो उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बना सकते हैं सीमेन इक्वल टू व्हाट? स्पर्म प्लस व्हाट? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है बच्चों, सेमाइनल प्लाज्मा। ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया। तो क्या सीमेन सिर्फ स्पर्म को बोल सकते हैं? नहीं। क्या सेमाइनल प्लाज्मा को अकेले बोल सकते हैं? नहीं। जब सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म होगा तभी हम उसे सीमेन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब सीमेन की कुछ बातें लिख लेते हैं। सीमेन की कुछ बातें लिख लेते हैं मेरे बच्चों। क्या कुछ पॉइंट हैं? जैसे सीमेन जो होता है, अगर हम उसका देखें तो कुछ चीज़ें, जैसे पीएच कितना होता है सर, वॉल्यूम कितना होता है, एक सिंगल इजैकुलेशन में कितना निकल सकता है, उसमें टोटल स्पर्म कितने हो सकते हैं, है ना, टोटल स्पर्म कितने हो सकते हैं, 1 ml, है ना, सीमेन में, सीमेन कंटेंट्स कितने स्पर्म हो सकते हैं मेरे बच्चों, ये भी देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें जानेंगे। तो मैं ये कहता हूं, अगर पहली बार अगर सीमेन इजैकुलेट कर रहा है, याद रखिएगा, अगर सीमेन इजैकुलेट हो रहा है, पहली बार निकल रहा है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हो सकता है 3 to 4 ml, ठीक है, और इसका पीएच जो होता है मेरे बच्चों 7.2 to 7.5 होता है। ठीक है, अब जो 3 to 4 ml सीमेन बाहर निकल रहा है, उसमें नंबर ऑफ स्पर्म थोड़ा सा वेरी करते हैं, वो ऑन एन एवरेज 200 to 300 मिलियन हो सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी कहती है, ये फ्लो चार्ट बना लेना, 300 मिलियन हो सकते हैं। अच्छा, अगर 1 ml सीमेन है तो उसमें कितना स्पर्म होगा, है ना, तो 1 ml सीमेन कंटेन्स कितना मेरे बच्चों, 80 to 100 मिलियन, है ना, 80 to 100 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं इसमें, याद रखिएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन बोला है कि जो 60% स्पर्म होते हैं, है ना, वो कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी कहती है। जैसे सपोज करो 100 स्पर्म बन रहे हैं, तो अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो आउट ऑफ 100 60 स्पर्म कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, इस 60% में 40% ऐसे होने चाहिए जिनमें विगरस मोर्टेलिटी हो, विगरस मोर्टेलिटी, है ना, विगरस मोर्टेलिटी हो, 60% में से बोल रहा है। तो कितना होगा, जैसे समझिए, मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन समझिए कैसे पूछे जाते हैं। टोटल स्पर्म कितना है मेरे बच्चों, टोटल स्पर्म कितना है 100, 60% इसका कितना हो गया 60, है ना, ये कैसे हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, है ना, शेप एंड साइज के हैं। अब 60 का 40% कितना होगा बताइए, 60 का अगर हम 40% निकालें, 60 का 40% मल्टीप्लाइड बाय 100 तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों बताइए, 24 स्पर्म, है ना, 24 स्पर्म। मतलब क्या, आउट ऑफ 100 कितने स्पर्म, अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो कितने स्पर्म में विगरस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे एटलीस्ट आउट ऑफ 100 में 24 स्पर्म बहुत अच्छे मोटाइल होने चाहिए, और 60 जो स्पर्म होने चाहिए आउट ऑफ 100 उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या बोलती है एनसीईआरटी, बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए क्या कहती है, एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, जो 60% उनमें से 40%, ठीक है, मस्ट शोज विगरस मोर्टेलिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? तो ये होता है। आगे देखिए सीमेन के बारे में क्या कहता है, सीमेन के बारे में क्या कहती है एनसीईआरटी, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट, हमको पता ही है, इसका फ्लो चार्ट हमने लिखा है। सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म मैच्योर कहां पर होता था और मोर्टेलिटी कहां पर गेन करता था सर, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जब स्पर्म मिल जाता है तो उसे बोलते हैं सीमेन। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। एंड्रोजन का ही दूसरा नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है मेरे बच्चों? बोलिए, समझ में आया? ठीक है, अब इसके नीचे क्या है,
इसके सर नीचे है oogenesis, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जितने भी मैंने फ्लो चार्ट दिए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए। बाकी कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्लियर है? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।